Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. सो गाइज वेलकम बैक थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इससे पहले हमने इस चैप्टर के ऊपर 2 पार्ट अपलोड किए हुए हैं जो काफ़ी हद तक आपको ओशन और कॉन्टिनेंट के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताने की कोशिश करेगा। अगर आपने उस वीडियो के 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन पार्ट को जाके पहले वॉच करिएगा जब जाके आपको फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी के 4th चैप्टर का 3rd पार्ट समझ में आएगा। आई होप आपने 2 पार्ट देखे हैं, जब भी आप तीसरे पार्ट की तरफ मूव ऑन हो रहे हैं। इस पार्ट के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोज के बारे में, यानी कि भूकंप और ज्वालामुखी जिन जिन इलाकों पे होते हैं पर्टिकुलर, वो कौन कौन से हैं। वैसे तो ओवर द ईयर हम छोटे मोटे भूकंप हमेशा महसूस करते रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसे इलाके बने हुए हैं जहाँ पर ज़्यादातर ज्वालामुखी विस्फोट है, वॉल्केनोज होती है, जो उसके साथ साथ अर्थक्वेक जो होता रहता है वो भी हमें देखने को मिलता रहता है। तो आप इस पिक्चर से बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि हमारे अटलांटिक ओशन के साथ में जो इंडियन ओशन है उसके साथ साथ जितने भी हमारे इलाके दिख रहे हैं उन सभी हिस्सों में थोड़े आप बोल सकते हैं विस्फोट आप देखते रहते हैं और अर्थक्वेक के झटके आप महसूस करते रहते हैं। तो यहाँ पे आप ये हिस्सा देख सकते हैं पूरी तरीके से, जिसको रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना गया है। इसमें कुछ अटलांटिक ओशन का और साथ में कुछ आपको इक्वेटर के आसपास के जो इलाके हैं, जो साउथ अमेरिका की कोस्टल लाइन पे, साथ में नॉर्थ अमेरिका की कोस्टल लाइन पे, और फिर ये आपके इंडियन पेनिनसुलर तक आते आते कुछ इस रेंज तक भी हमें अर्थक्वेक देखने को मिलता है। तो ये आपकी बुक के अंदर सिर्फ ये बताया हुआ है कि कहाँ कहाँ के हिस्सों में अर्थक्वेक महसूस किया जाता है, जो काफ़ी हद तक पूर्वी यूरोप के और साथ में पूर्वी अफ्रीका के इलाकों में, वेस्टर्न यूरोप के इलाकों में, ईस्टर्न यूरोप के इलाकों के कुछ इलाकों में देखने को मिलता है ना। तो दोस्तों जहाँ जहाँ पे आपको ये रेंज दिखाई दे रही है, ये रेंज वही है जहाँ पे आपको मिड ओशनिक रेंज दिखाई देती है। मिड ओशनिक रेंज दोस्तों ये वही है जहाँ पर आप देखते हैं कि एक धरती के सतह से बीच में से लावा निकलता है और लावा निकलने के बाद वो कुछ इन हिस्सों पे आके लावा इकट्ठा हो जाता है ना, और काफ़ी हद तक काफ़ी करोड़ों साल लगते हैं फिर धरती के विस्थापन होने की वजह से। तो इसीलिए आप देखेंगे कि इन हिस्सों पे ज़्यादातर भूकंप के झटके और ज्वालामुखी देखने को मिलती है हमें, तो इसीलिए इसे रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। तो इससे आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। कुछ आप देख सकते हैं जो रेड डॉटेड के अंदर है वो ऐसे हिस्से जहाँ पे सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। तो आप देख सकते हैं भारत के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे भूकंप के झटके महसूस होते हुए देखे गए हैं, है ना। तो ये 1900 से लेकर 2017 के आंकड़ों के हिसाब से इसको मैपिंग करी गई है। इसमें से आपको अल्पाइन हिमालय वाला हिस्सा जो है, जो आपको ये अल्पाइन हिमालय वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, इस हिस्से पर ज़्यादातर हम देखते हैं कि भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। और साथ में यहाँ पे प्रशांत महासागर के जस्ट नीचे वाले हिस्से में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी काफ़ी हद तक झटके महसूस करे गए हैं, ठीक है ना। तो इसी वजह से इस हिस्से को आप रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ये हिस्सा रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। अब साथ में हम बात करेंगे सी फ्लोरिंग स्प्रेडिंग के बारे में। मतलब अगर कहीं ना कहीं जो कन्वेंशनल करंट थ्योरी बताई गई थी उसमें बताया गया था कि अपर मेंटल के हिस्से में कुछ पार्ट गर्म होता है, और गर्म होने के बाद, समुद्र के अंदर की बात मैं बता रहा हूँ, गर्म होने के बाद क्या होता है कि लावा जो होता है सतह पर इकट्ठा हो जाता है। जब ये सतह पर इकट्ठा होने लग जाता है तो कुछ पहाड़ जैसे ड्रिफ्ट वैलीज सी बन जाती है, और इसी को आप मिड ओशनिक रेंज बोलते हैं, जिससे आप पूरी तरीके से डाइवर्जेंट बाउंड्रीज बोलते हैं, जिसकी वजह से बाउंड्रीज फिर अलग होती रहती है। और अलग होने की वजह से क्या कहते हैं, आप देखते हैं कि सी का जो फ्लोर है, यानी कि जो सागर का हिस्सा, समुद्री सागर का जो हिस्सा है वो अलग होने लगता है। तो यहाँ पे इसकी शुरुआत जब सी फ्लोरिंग के बारे में स्टडी करी जा रही थी तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने साथ में वेगनर की जो थ्योरी थी, जिसे आप महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत बोलते हैं, उस सिद्धांत में भी कुछ ना कुछ कमियां पाई गई थी। जब ये थ्योरी सामने आई, जब सी फ्लोरिंग की स्टडी करी गई थी तो बताया गया था कि धरती के सतह किस किस टाइप से अलग होते हैं, है ना। तो इसमें बताने की कोशिश सिर्फ और सिर्फ यही करी गई थी। हैरी मोहम्मद
जो भी 1961 के अंदर ये प्रपोज दिया गया था, जिनका नाम आप देख सकते हैं, हैरी हेज बोलते हैं इन्हें। अगर नहीं पढ़ पा रहा तो मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन इन्होंने ही सबसे पहले ये थ्योरी दी थी। इस थ्योरी के अंदर इन्होंने बताने की कोशिश करी थी कि जो कॉन्टिनेंटल कंटिन्यूसली इवेपोरेशन ऑफ ओशनिक क्रैक लैंड हो रहा है, उसमें मतलब कंटिन्यूसली जो धरती के अंदर इवेपोरेशन हो रहा है, जो लावा जो है बाहर निकल रहा है, लिथोस्फीयर के हिस्सों पर जो टकरा के गिर रहा है, उसकी वजह से जो क्रस्ट है, जो धरती की क्रस्ट है, उसमें दूरियां होते हुए दिखाई दे रही है। और इसी को ही क्या बोला गया है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सी फ्लोर स्प्रेडिंग के नाम से ये जाना गया है। अब इसके बारे में स्टडी काफ़ी कुछ है। द मैपिंग ऑफ ओशन फ्लोर एंड पैथोलॉमेट्रिक स्टडी रॉक फ्रॉम द ओशनिक रिलीजन रिलेवेंट फ्रॉम द फॉलोइंग फैक्ट। अभी सारे फैक्ट निकल के आते हैं। ये महसूस किया जाता है कि मिड ओशनिक रेंज जो है वो ज्वालामुखी विस्फोटक के लिए आम है। और दोस्तों, ये जो लावा सतह पर आके गिरता है मिड ओशनिक रेंज के पास से बहुत बड़े अमाउंट के अंदर, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि जो मतलब वॉल्केनोस के जो निकलते हैं इवेपोरेशंस होते हैं, तो उसमें फिर फाइनली हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं धरती जो है वो दूर होती जाती है ना। अब इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो ओशनिक करंट जो रॉक्स हमें देखने को मिलती है वो कॉन्टिनेंट रॉक्स की तुलना में बहुत ज़्यादा नहीं है। क्योंकि अगर धरती, मान लीजिए कि ये हमारा साउथ अमेरिका का हिस्सा है और ये हमारा अफ्रीका का हिस्सा है, अगर ये साउथ अमेरिका का हिस्सा और ये अफ्रीका का हिस्सा है और ये 2200 करोड़ साल इससे दूर जाने में लगे थे, जिसका हमने प्रूफ भी देख लिया था, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये आपको पानी दिखाई दे रहा है, इस पानी के अंदर भी कहीं ना कहीं जो इवेपोरेशन होता रहता है, मतलब जो लावा निकलता था धरती के अंदर से, तो ये बाद में ठंडा भी हो जाता है ना। तो ये जो लावा है ये इसके कंपैरिजन में बहुत नया है, ये इसमें बताया गया है। ठीक है, सिंपल और सरल शब्दों में बताया गया है कि जो ओशनिक क्रस्ट है वो कम से कम 200 मिलियन ईयर्स अगो ओल्ड हुई थी, जो ये दूरियां हुई थी, लेकिन उसके कंपैरिजन में ये चीज़ जो आपको दिखाई दे रही है ये बिल्कुल नई है। तो द सेडिमेंटल्स ऑन द फ्लोर आर अनएक्सपेक्टेडली वेरी थिन, और जो ये लेयर्स, जो सेडिमेंटल रॉक जो ज़मीन के अंदर से निकल रही है ओशन के अंदर, वो काफ़ी पतली है। और इसकी वजह से क्या कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा गहराई के अंदर हमें देखने को मिलती है, जो हमें पता भी नहीं चलता है। ठीक है ना। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही था। फाइनली हम वीडियो के फाइनल पार्ट में मिलेंगे, जिसमें हम प्लेट टेक्टोनिक के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो एंड लेट्स मीट इन द फाइनल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ईट पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।